अर्थव्यवस्था का जो आपका 5वां चैप्टर था रोजगार एवं सेवा, इसका प्रमुख रूप से हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद फिर इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था बच्चों, टोटल हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन किया था, है ना। जो भी बच्चे थ्योरी को नहीं पढ़ा है या फिर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जा करके उसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर कंप्लीट कराया था और उससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। और आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे इसी चैप्टर का लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में, ठीक है। प्रमुख रूप से 9 प्रश्न लघु के रूप में देखेंगे और 4 से 5 जो है प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है, ठीक है। प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आने के चांस है मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका बाह्य स्रोती या फिर आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाह्य स्रोती या बाह्य स्रोती आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो जब भी कोई बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनी बच्चों क्या करती है, वो सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी की बजाय क्या करती है, अपनी कंपनी की बजाय किसी बाहरी विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रमुख रूप से बाह्य स्रोती यानी कि बाह्य स्रोती आउटसोर्सिंग, ठीक है। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्र मतलब बच्चों अलग अलग राष्ट्रों की कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे ही बाह्य स्रोती कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर यहाँ पर इसमें बार बार आपका क्वेश्चन आने का चांस बनता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र यानी कि आपका सर्विस सेक्टर का नाम बताना है आपको, ठीक है। आप अपने अनुसार कुछ भी बता सकते हैं, कानूनी सेवा या चिकित्सीय सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञान सेवाएं, है ना, ये सारी चीज। आइए कैसे लिखेंगे, तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला कंप्यूटर सेवाएं, विज्ञान सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं और प्रमुख रूप से चिकित्सकीय सेवाएं, ठीक है। ये सारे क्या आ जाएंगे, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र हो जाएंगे। अब बात है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। हम लोगों ने जाना था बच्चों वहां पर प्रमुख रूप से रोजगार, है ना, रोजगार। और जो तीसरा क्षेत्र था आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र, उसको हम लोगों ने बांटा था 2 भागों में, एक आपका गैर सरकारी सेवा और एक आपका था गैर सरकारी सेवा, है ना। सरकारी सेवा में प्रमुख रूप से हम लोगों ने जाना था सैन्य सेवा, बैंकिंग में भी कुछ आती है, रेल सेवा, है ना, और यातायात सेवा। प्रमुख रूप से सरकारी सेवा के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा मासिक वेतन दिया जाएगा बच्चों, सरकार के द्वारा। जब लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में काम के बदले मासिक वेतन देश वो राज्य की सरकार से प्राप्त होती है तो इसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है, इसे ही सरकारी सेवा कहा जाता है, ठीक है। सैन्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में बच्चों प्रमुख रूप से ये आपका सेवा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं जो आपका सेवा का जो दूसरा प्रकार था गैर सरकारी सेवा, ये आपका है कि गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचते हैं या लोग अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं से लाभान्वित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है, उसे ही गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे ब्यूटी पार्लर, दूरसंचार सेवाएं या फिर आपका स्वरोजगार सेवाएं। कोई भी बच्चों ठेला रिक्शा जितना भी वो सारे चलाते हैं वो किस में आते हैं, गैर सरकारी में आते हैं, है ना। सैलून, ये सारे किस में आ जाएंगे, गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न हम लोगों ने जो है प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था का जो आपका पहला चैप्टर था, इसका हम लोगों ने अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था आधारभूत संरचना के बारे में, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। आधारभूत संरचना बच्चों जो क्या है आर्थिक विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका बिजली हो गया, जैसे आपका शिक्षा हो गया, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, जैसे आपका पोषण हो गया, ये सारे क्या है आधारभूत संरचनाएं। आधारभूत संरचनाएं वह सुविधाएं हैं जिसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया क्या हो संभव नहीं है। देश या राज्य की प्रगति कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है और इनकी प्रगति आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। जिसे देश या राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होती है वह देश का राज्य काफी आगे होता है। यानी कि कोई भी देश या राज्य अगर उसकी आधारभूत संरचनाएं बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो बच्चों अगर मजबूत होगा तो वो बहुत तेजी से विकास करेगा। और इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन चीज़ आ जाएंगे, तो बिजली आ जाएगा, पानी आ जाएगा, उसके बाद प्रमुख रूप से शिक्षा आ जाएंगे, स्वास्थ्य आ जाएंगे, उसके बाद यातायात साधन आ जाएगा, ठीक है, ये सारा चीज़। अगला प्रश्न है रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बनने का चांस बन सकता है। रोजगार और आपको सेवा में अंतर बताना है, यानी कि संबंध बताना है दोनों में, ठीक है, रिलेशन बताना है। तो रोजगार और सेवा ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के पूरक है। हम लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा था वहाँ पर भी बताया था कि ये क्या है, एक दूसरे का पूरक है। और ये इसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति रोजगार और सेवा का अभिप्राय यह है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर आजीविका के लिए धन एकत्रित करता है, फिर जमा किए गए धन को पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है
और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये नहीं यहाँ पर क्या हो गया, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ हो गया। मान लीजिए एक आदमी नाम है बच्चों, ए नाम का कोई एक व्यक्ति है, प्रमुख रूप से एक कोई रोजगार में लगा हुआ है, रोजगार में लगा हुआ तो वो वहाँ से क्या प्राप्त करेगा बच्चों, आपका आय प्राप्त करेगा, और उस आय को क्या करेगा, ये आपका प्रमुख रूप से कोई दूसरे क्षेत्र में लगाएगा, और जब वो वहाँ पर सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा या फिर किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करेगा और उसमें निवेश करेगा वो, है ना, तो इससे क्या होगा बच्चों, सेवा क्षेत्र का निर्माण होगा। तो प्रमुख रूप से रोजगार और सेवा एक दूसरे से क्या है, आपका जुड़ा हुआ है। 7वां नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है, यानी कि जो आपका आर्थिक संरचना है इसका महत्व आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, आर्थिक संरचनाओं के अंतर्गत वैसी सुविधाएं आती है जो प्रत्यक्ष, यानी कि बच्चों प्रत्यक्ष बोलते हैं डायरेक्ट रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन और लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, यानी कि ये आपका प्रमुख रूप से वित्तीय, ऊर्जा, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। ठीक है, ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन है कि मंदी का, जो आर्थिक मंदी हुआ था बच्चों, इसका भारत पर क्या असर पड़ा। तो हम लोगों ने जाना था कि आर्थिक जो मंदी है इसका सबसे अधिक जो आपका प्रभाव पड़ा था सबसे अधिक विकसित राष्ट्रों पर पड़ा था, विकसित देशों पर पड़ा था। ठीक है, आर्थिक विकास किसी राष्ट्र एवं राज्य की सतत प्रक्रिया है। वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ। वैश्विक स्तर पर मांग में कमी के कारण उत्पादन की प्रक्रिया कमजोर पड़ गई, लेकिन भारत का घरेलू मांग मजबूत होने के कारण मंदी का असर कम पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार काफी मजबूत स्थिति में है, खास करके यहाँ सूचना तकनीकी यानी कि आपका इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है काफी मजबूत है। भारत के बेंगलोर शहर का सूचना प्रौद्योगिकी विश्व के प्रथम श्रेणी में यानी कि उसको शामिल किया गया है। यानी कि भारत का जो बेंगलोर शहर है बच्चों, इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मतलब कि विश्व के श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में रखा गया है। भारतीय पूंजी बाजार की मजबूत मानवीय श्रम की उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण 21वीं सदी में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, ये सारा हो गया। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, यानी कि आपका जो ग्लोबलाइजेशन है बच्चों, इसका इफेक्ट क्या पड़ा सेवा के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव से एक नई और महत्वपूर्ण विशाल गतिविधि के रूप में आउटसोर्सिंग यानी कि बाह्यस्रोती उभर कर सामने आए, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां है ना, अलग अलग देशों से आई, इन्वेस्ट किया अपना रुपया। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी अन्य कंपनियां संबंधित सेवाएं, नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय या किसी बाहरी विदेशी स्रोत से प्राप्त करती है तो उसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर सेवाएं, कानून सेवाएं, चिकित्सीय सेवाएं एवं विज्ञान सेवाएं आती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख रूप से हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न है, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि आपको सर्विस सेक्टर पर लिखना है बच्चों। तो इसको आसानी से लिख लेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो सर्विस सेक्टर हम लोग जानते हैं, सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है उसी को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र से क्या होती है बच्चों, मानव संसाधन, यानी कि मानव को क्या बनाया जाता है, कुशल बनाया जाता है। और कोई भी दो देश है, विकसित देश है, उसका सेवा क्षेत्र का योगदान, उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, आइए कैसे इसको लिख लेंगे, तो सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो आपका जीडीपी में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है बच्चों, भारत में 50% से भी अधिक हो गया है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य का शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि यदि सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र में यदि रोजगार सृजन करना है तो उसके लिए क्या हो, मनुष्य का शिक्षित होना, मनुष्य का प्रशिक्षण होना जरूरी है। जिस देश का मानवीय पूंजी मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, उस देश का जो है आर्थिक विकास तेजी से होगा, यानी कि बहुत ही तेजी से उस देश का आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। समृद्ध मानव पूंजी श्रम शक्ति को जन्म देती है जिसके कारण लोग रोजगार पाने में सक्षम हो जाते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय, यातायात, बीमा, स्वास्थ्य, संचार आदि को शामिल किया गया प्रमुख रूप से। तो ये सारा चीज हो गया सेवा क्षेत्र के बारे में। दूसरा प्रश्न है, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित लिखे। यानी कि क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन में बोला बच्चों, विश्व के लिए जो भारत है, भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण सहित आपको उदाहरण भी लेना है। तो भारत में सेवा क्षेत्र में विशेषकर घरेलू, व्यापार, परिवहन एवं संचार सेवाएं काफी तेजी से बढ़ रही है। आज उदार नीतियों के कारण होटल में जाना, रहना क्या है ना,
उसके बाद खाना, घूमना, आसानी से कोई किसी भी प्रकार की मॉल में जाकर के खरीदारी करना, निजी अस्पताल में जाकर के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान यानी कि प्राप्त करना, विद्यालयों का प्रयोग करना, शिक्षा पर प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है ना। नेटवर्क मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग, ये सब के बारे में। इस तरह की स्थिति छोटे बड़े शहरों के अलावा महानगरों में भी फैली है, यानी कि जो आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है बच्चों, महानगर हैं, वहाँ पर भी फैली है। कम लागत पड़ने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने कार्यों में भारत में मतलब कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो बच्चों अपने कार्यों को भारत में करवाती है, और इस प्रकार की गतिविधियां सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार से काफ़ी महत्वपूर्ण और विशिष्ट आर्थिक गतिविधियां बन गई है। भारत को आज से ध्वनि आधारित यानी कि प्रमुख से प्रक्रिया यानी कॉल सेंटर कहा जाता है ना बच्चों, यानी कि कॉल सेंटर जो है आज जो है भारत को आज से ध्वनि आधारित प्रक्रिया यानी कॉल सेंटर कहा जाता है। बैंकिंग सेवाएं, सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, उसके बाद फिर आपका संगीत की रिकॉर्डिंग, शिक्षण एवं शोध कार्य आदि सेवाएं अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसी विकसित देशों की कंपनियों से प्राप्त कर रही है भारत, है ना। तीसरा प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या क्या किए गए हैं, वर्णन करें। यानी कि आपका सर्विस सेक्टर में सरकार के योगदान के बारे में पूछ रहा है। तो सेवा क्षेत्र का अर्थ ऐसे क्षेत्र है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। भारत में कृषि लोगों के रोजगार उपलब्ध करने का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कि जो है बच्चों सबसे ज़्यादातर जो लोग आप लोग का जुड़ा हुआ है वो कृषि क्षेत्र से है, लेकिन सबसे कम आय प्राप्त करता है वो कृषि से, है ना। इसके साथ ही साथ उद्योग, व्यवसाय, स्वास्थ्य, परिवहन आदि क्षेत्र जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, यानी कि बच्चों भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के रोजगार चलाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से हैं तो आप लोग को मालूम होगा। एक हम लोगों ने जाना था नेहरू जी वाला, और एक जाना था आपका महात्मा गांधी जिसका हम लोगों ने मनरेगा कहा था, है ना, मनरेगा काम के बदले अनाज, ये भी आपका है। ये चला था 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर को बच्चों आपका नेहरू जी का क्या होता है, यानी कि जन्मदिन होता है, हम लोग जानते हैं। ये 14 नवंबर था, उसको हम लोग चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं ना। तो काम के बदले अनाज, उसके बाद स्वयं सहायता समूह, जवाहर रोजगार योजना, नरेगा, जिसका नाम अभी वर्तमान में मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी के नाम पर, है ना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2005 में हुई थी। सरकार का अनुमान है कि देश के बेरोजगार लोगों को लगभग 62% उपरोक्त योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि 62% जो आपका बेरोजगार लोग है, 100% में से 62% लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है इन योजना के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं गैर सरकारी संस्था किस प्रकार से सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखें। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी कि जो गैर सरकारी सेवाएं होती है, गैर सरकारी संस्थाएं होती है, वो किस प्रकार से सेवा क्षेत्र में योगदान देता है, सेवा क्षेत्र के विकास में, ठीक है। उदाहरण देकर लिखना है। तो जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुँचाने का कार्य करती है, या व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से ऐसी वस्तुओं सेवाओं का सृजन करता है जिससे सृजन से लाभान्वित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, गैर सरकारी कहते हैं, गैर सरकारी सेवाएं कहते हैं ना। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जाना था ब्यूटी पार्लर, बस सेवाएं, विमान सेवाएं, नर्सिंग होम आदि। कुछ ऐसी सेवाएं ऐसी है जो सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। जैसे शिक्षा में बच्चों प्राइवेट स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी होती है ना। स्वास्थ्य सेवाएं में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यानी कि दोनों प्रकार से संबंधित, यानी कि दोनों मिलकर के चलाते हैं। बैंकिंग सेवाएं आदि। गैर सरकारी संस्थागत संगठन कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्यों के संचालन में सहयोग कर रही है, जिससे आर्थिक विकास की गति तीव्र से क्या हो रही है बच्चों, नजर आ रही है हमारी, है ना। लास्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है। हम लोगों ने ऊपर में जाना था प्रमुख रूप से कि आर्थिक मंदी का भारत पर क्या पड़ा, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे क्वेश्चन कि आर्थिक मंदी का जो है भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में, ठीक है। तो वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इनके कारण लोगों को आर्थिक विकास क्षेत्र के खासकर सेवा क्षेत्र का लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलने लगा। दूसरे राष्ट्र में जाकर रोजगार करने लोगों को अवसर मिला, यानी कि इससे क्या हुआ बच्चों, जब वैश्वीकरण होने लगा, यानी कि बाहर से भारत में कंपनियां आने लगी, तो भारत के लोग भी बाहर जाने लगे और क्या करने लगे, रोजगार प्राप्त करने लगे, रोजगार के अवसर उसको मिलने लगा। विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन इत्यादि जगहों में भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को काम करने का मौका भी मिला आसानी से, है ना। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला। और फिर प्रमुख रूप से यहाँ के वैज्ञानिकों ने कम मजदूरी पर इन राष्ट्रों में काम करना शुरू किया। वर्तमान मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। उपभोक्ताओं की मांग लगातार बढ़ी है, पर उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उत्पादकों को लागत मूल्य से भी कम आय पर प्राप्त हो रही है। इसी कारण से विकसित राष्ट्रों से तकनीकी वैज्ञानिकों की रोजगार से छटनी कर दी गई है। भारत के उन
भारत के उन वैज्ञानिकों पर प्रभाव पड़ा है, यानी कि प्रमुख रूप से क्या हुआ बच्चों, जब सर्विस सेक्टर पर यह आर्थिक मंदी का असर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, छटनी करेगा। जो दूसरे देशों से जो अन्य कंपनियों में जाकर के काम कर रहा है तो उनको क्या करेगा बच्चों, बहुत ही कम मजदूरी पर रखेगा, बहुत ही कम आय पर रखेगा। वैज्ञानिक पर इस पर प्रभाव पड़ा, जो भी भारतीय मूल के हैं दूसरे देशों में जाकर के मतलब कि अलग अलग स्पेस कंपनियों में है जुड़ी हुई, तो उसको क्या मतलब कि क्या है बच्चों, उसको प्रमुख रूप से कम मजदूरी पर या फिर उसको जो है उसको वहाँ से निकाल दिया गया। उत्पादन की क्रिया शिथिल हो गई, यानी कि उत्पादन की जो क्रिया थी इसमें बहुत ही कमी आ गई और अधिक घाटे के कारण विकसित राष्ट्रों में आत्महत्या की घटनाएं भी होने लगी। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक थे बच्चों प्रमुख रूप से वो क्या करने लगे, आत्महत्या करने लगे, सुसाइड करने लगे, डिप्रेशन में जाकर के। अमेरिका में कई वित्तीय संस्थाओं को अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी। भारत पर भी इसका असर पड़ा लेकिन बहुत ही कम पड़ा, क्योंकि यहाँ का पूंजी बाजार मजबूत है और यहाँ का सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा क्षेत्र बच्चों वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की आधारभूत संरचना कमजोर है, फिर भी यहाँ मंदी का असर कम पड़ा है ना। तो प्रमुख रूप से ये सारा चीज़ था, हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। ये जो आपका रोजगार और सेवाएं था बच्चों 5वां चैप्टर अर्थव्यवस्था का। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छी तरह से सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आप लोग को कहीं पर भी समस्या नहीं आई होगी। आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त या को शेयर कर दीजिएगा और अपना लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए और आप लोगों का एक ही एम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप लोग को गेन हो सके और अच्छी तरह से अच्छा क्वालिटी का नॉलेज आप लोग के अंदर आ सके, अच्छा मेरिट आप लोग के अंदर आ सके, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।